क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अब बस कुछ महीने बाकी रह गए और मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो भी आराम से सो रहे होंगे। तो मैं आ गया हूं आपको जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि आप ही है वो स्टूडेंट जो इस बार के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाला है, जिस बार के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने वाला है, स्टेट टॉपर बनने वाला है, या सीबीएसई का रैंक 1 का टॉपर बनने वाला है। कैसे बनेंगे सर टॉपर? टॉपर बनने के लिए तो पहले सिलेबस जानना पड़ेगा ना। सिलेबस जान के अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ना सर, अच्छी स्ट्रेटजी लानी होगी ना सर हमें, तब तो हम टॉप कर पाएंगे। बिल्कुल, तो वो सब कुछ मिलने वाला है आपको इस सिंगल वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन। इसके पहले क्लास 10th के मैथ का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, क्लास 10th के साइंस का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश का भी सिलेबस का डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सबसे पहले तो सोशल साइंस आपके क्लास 10th में सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें किसी भी विद्यार्थी को इंटरेस्ट नहीं होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं और बस बोल देते हैं कि भाई आखिरी में पढ़ लेंगे और आखिरी में पढ़ के एग्जाम में लिख देंगे। बस यही छोटा सा मिस्टेक आपको टॉपर बनने से रोक देता है। स्टूडेंट, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको केवल एक सब्जेक्ट में टॉप करने से आप टॉपर नहीं बन पाओगे। अगर आपने मैथ्स में टॉप कर लिया, साइंस में टॉप कर लिया, then you won't become a topper, because टॉपर बनने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे और सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने का मतलब है सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना, किसी को दरकिनार नहीं करना। भाई ये कोई आपका सौतेला भाई थोड़ी है सोशल साइंस कि आप इसको ऐसे इग्नोर कर देते हो। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आज सबसे पहले कि सिलेबस क्या है सोशल साइंस का, साथ ही साथ सोशल साइंस के अंदर कौन सी हमें मास्टरपीस स्ट्रेटजी को यूज करना है जिससे हम अपने कम समय इन्वेस्ट करके और सोशल साइंस में ज्यादा मार्क्स को गेन कर पाए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल साइंस के सिलेबस का, तो इसमें आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या बोले सर? सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर 4 और सब्जेक्ट है। बिल्कुल आपने सही सुना, सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर 4 अलग अलग विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, जिसमें आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, पास्ट पढ़ाया जाएगा कि आज से 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ था देश दुनिया में। हिस्ट्री में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो? हिस्ट्री में आप पहले पढ़ने वाले हो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, इसका पूरा इतिहास आप पढ़ोगे। इसमें फ्रांस की क्रांति आप पढ़ोगे। फिर आप आओगे नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी हमारा 15 अगस्त कल बीता है, ये वीडियो आई थिंक 17 या 16 को आपका अपलोड होने वाला है, तो कल ही आपका ये 15 अगस्त बीता है, तो उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में कैसे राष्ट्रवाद की आंधी उठी थी, कैसे लोग क्रांति किए थे, कैसे लोग अंग्रेजी शासन को हिंदुस्तान से खदेड़ के भगा दिए थे, इसकी पूरी दास्तां, पूरी कहानी आप इस चैप्टर में सीखोगे। इसके बाद है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, कैसे दुनिया आज ग्लोबलाइजेशन इतने बड़े पैमाने पे हो चुका है, कैसे ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर अगला चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज का कैसे उदय हुआ। इसके बाद आप पढ़ोगे प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर यानी कि पहले कैसे सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था, जैसे आज न्यूज़पेपर है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया फेसबुक है। पहले के जमाने में ये सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह नहीं हुआ करता था। पहले के जमाने में पत्रिकाएं हुआ करती थी, लेटर्स हुआ करते थे, न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, उसी के माध्यम से सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाती थी। तो प्रिंट कल्चर कैसा था, कैसे प्रिंट कल्चर में इवोल्यूशन हुआ, कैसे प्रिंट कल्चर के अंदर डिजिटलाइजेशन हुआ, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। एंड लास्ट जो चैप्टर है उसमें आप मैप वर्क के बारे में जानोगे कि मतलब हिस्ट्री को आप पूरे मैप पे, जो वर्ल्ड मैप होता है आपका, उस पे आप डिनोट करोगे। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। आगे बढ़े तो अगला आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिसोर्सेस क्या होते हैं? संसाधन, ऐसी चीजें जिनका हम यूज करके हमें संतुष्टि मिलती है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड, इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्स, इसका यूज करके
इसके माध्यम से पढ़ा कि मुझे संतुष्टि मिल रही है। यही यहाँ पे अगर कोई ब्लैक बोर्ड होता या व्हाइट बोर्ड होता तो शायद आप इस वीडियो पे नहीं आते। आप इस वीडियो पे इसीलिए क्योंकि ये क्लास आपको इंटरेक्टिव लग रही है, इंगेजिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है। तो रिसोर्स मींस एनीथिंग जिसको यूज करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये भी मेरे लिए एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में भी कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत सपना होगा कि हम जंगल घूमते, फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करते। तो भाई फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करने से पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लो, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लो, जानवरों के बारे में जान लो कि फॉरेस्ट में कौन कौन से जानवर रहते हैं। फिर वाटर रिसोर्सेज, पानी जो आप पीते हो, उस पानी का कौन कौन सा स्रोत है, कहां कहां से पानी आता है, कौन सा पानी पीने योग्य है, कौन सा पानी पीने योग्य नहीं है, पूरी पृथ्वी पे कितना अंश पानी है, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर आपका एग्रीकल्चर, खेती, कृषि। हिंदुस्तान में हो कि अगर आप खेती और कृषि के बारे में नहीं जानते हो तो लानत है भाई आप पे। हिंदुस्तान का बैकबोन माना जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ोगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स खनिज पदार्थ, एनर्जी यानी कि जो रिसोर्सेज है जैसे कि फ्यूल हो गया आपका, इसके अलावा सीएनजी, इनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आप पढ़ोगे। नेशनल इकोनॉमी के कौन कौन से लाइफ लाइन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। एंड देन लास्ट चैप्टर है आपका जिसमें आप मैप वर्क सीखोगे कि कैसे मैप पे चीजों को दर्शाया जाता है। फिर अगला है आपका पॉलिटिकल साइंस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, बहुत ही छोटा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भविष्य में जाके पॉलिटिकल लीडर बनना होगा, जिसका प्रधानमंत्री बनना होगा या मुख्यमंत्री बनना होगा। है कोई तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर जी हमको अगला प्राइम मिनिस्टर बनना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे कि कैसे पावर शेयर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, इसके बाद स्टेट के अंदर भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में या फिर सॉरी आप कह सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, फिर आपके क्या कहते हैं मेयर होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। तो कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर है, प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है, गवर्नर के पास कौन सी पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास कौन सी पावर है, एमएलए के पास कौन सी पावर है, कैसे पावर को शेयर किया गया है, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। फिर फेडरलिज्म के बारे में सीखोगे अगले चैप्टर में। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके बारे में आप सीखोगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड टॉपिक इन इंडिया। जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हो आज भी सोसाइटी में हमारे प्रिवेल करता है। तो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक बेसिस बना और कैसे हमें इसको हटा देना है, कैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करना है। इसको लेके क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं ये भी आप पढ़ोगे। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ोगे जैसे कि बीजेपी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आप सुन रहे हो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके बारे में आप सीखोगे। फिर आप डेमोक्रेसी के बारे में जानोगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी के कौन कौन से पिलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी में किसको कितनी पावर्स दी जाती हैं, डेमोक्रेसी का पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स, जिस स्टूडेंट को क्लास 11th में कॉमर्स पढ़ना होगा उसके लिए बस यही एक सब्जेक्ट है जो क्लास 10th का काम आता है। बाकी जिस बच्चे को 11th में साइंस, मैथ्स या आर्ट्स लेना होगा, आर्ट्स वाले के लिए भी काम में आ सकता है, लेकिन जो साइंस और मैथ्स वाले होंगे उनके लिए 11th में चैप्टर काम में नहीं आएगा। अब देखो मैंने ये बता दिया तो अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर इस चैप्टर को किनारे करिए, इस सब्जेक्ट को किनारे करिए, सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं भाई, अभी आपको बोर्ड एग्जाम देना है, अभी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको चारों ही सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, सब पे आपको बराबर ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कॉमर्स वाले भाई जो कॉमर्स लेने वाले हैं 11th में या जो आर्ट्स लेने वाले हैं 11th में, वो थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान इस सब्जेक्ट पे देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए आधार बनने वाला है फॉर योर क्लास 11 कॉमर्स। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, कौन सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने का, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, ये आप सीखोगे यहाँ पे। मनी एंड क्रेडिट, आज जो आप अपने हाथ में 50-100 रुपए का नोट लेके घूमते रहते हो, दुकान पे लेके चले जाते हो, कभी सोचा है कि ये 50-100 रुपए का नोट कैसे आया, ये पैसा कैसे आया? हमने इतिहास में पढ़ा है, पहले अर्ली मैन्स हुआ करते थे, जब मानव सभ्यता अपने स्टार्टिंग फेज में था, तब लोगों के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं हुआ करता था। तो कैसे ये मनी इवॉल्व हुआ, मनी आज कैसे इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आज मनी के ऊपर पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है। तो इसका पूरा इतिहास आप पढ़ोगे कि मनी और क्रेडिट का कैसे इवोल्यूशन हुआ और क्या आज इसका इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है आपका, और हिस्ट्री का ये चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। समहाउ ये दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है और लगभग 80% चैप्टर्स ये सेम है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो दूसरा चैप्टर पढ़ने में ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना होगा। चलिए, अगला है आपका कंज्यूमर राइट्स। आप, हम सभी लोग, जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, वी ऑल आर कंज्यूमर्स। जैसे आज अभी इस वक्त आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो आप ये लेक्चर जो देख रहे हो ना, आप लेक्चर कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर अ कंज्यूमर, आप एक उपभोक्ता हो। हर टाइम आप कोई दुकान से सामान खरीदने जाते हो या फिर कोई भी चीज, अगर आप कोई सर्विस लेते हो, सैलून में बाल कराने जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, या किसी कोचिंग में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, हर जगह आप एक कंज्यूमर हो। तो एज अ कंज्यूमर आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका क्या क्या अधिकार है, आपके क्या क्या राइट्स हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी में बचपन का सुनाना चाहूंगा। जब मैं क्लास 10th में था, तो सोशल साइंस में सब्जेक्ट से मुझे बड़ा प्रेम था, और सोशल साइंस सब्जेक्ट हमने 3 महीने में, अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हमने सोशल साइंस का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था। और स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स, क्योंकि मुझे 11th में कॉमर्स लेना था, तो मैं इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग किया था। साथ ही साथ मुझे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था, कंज्यूमर राइट्स वाले चैप्टर में, और इस इंटरेस्ट का फायदा सुनना। एक दिन मैं गया एक दुकानदार के पास, मुझे नमकीन खरीदना था, नमकीन का एक पूरा सा बड़ा सा पैकेट। जब मैं खरीदने के लिए गया तो दुकानदार ने बोला कि भाई इस नमकीन का दाम है 180 रुपए। हम कहा ठीक है, 180 रुपए दीजिए। मैं उसको पेमेंट किया 180 रुपए का, और वो नमकीन मैं लेके आ गया घर पे। जब मैं घर पे लेके आ रहा हूँ और उस नमकीन के पीछे देख रहा हूँ, तो उस पे एमआरपी जो लिखा है वो 140 रुपए लिखा है। मैं डिस्टर्ब हो गया भाई कि 140 रुपए एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये व्यक्ति हमसे 180 रुपए कैसे ले गया? ये तो साफ साफ गैर कानूनन है और कंज्यूमर राइट का उल्लंघन है। यू कांट सेल अ प्रोडक्ट मोर देन इट्स एमआरपी। साफ साफ नियम है भाई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमारे देश में कानून बनाया गया इसके लिए, और सीधे सीधे चोरी चल रही है सोसाइटी में। मैं तुरंत उस नमकीन के पैकेट को उठाता हूं और लेके जाता हूं दुकानदार के पास, उसके साथ बहस करता हूं, आर्ग्यूमेंट करता हूं, तमीज से, गाली नहीं देता हूं, तमीज से मैं आर्ग्यूमेंट करता हूं कि भाई 140 रुपए की चीज आप 180 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? इट्स इनलीगल। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक 15-16 साल का बच्चा उस शॉपकीपर से जाके आर्गुमेंट करता है। आर्गुमेंट में शॉपकीपर अपनी बात पे अडिग रहता है, वो बोलता है मैं 180 में ही बेचूंगा, जो करना है कर लीजिए। मैं उसी समय कॉल लगाता हूं कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे। मैंने गूगल किया, उस समय फोन मेरे घर में एक ही था, स्मार्टफोन। मैंने गूगल किया, गूगल करके मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर निकाला और वहां से मैंने कॉल किया, और कॉल करके मैंने उस पर्टिकुलर शॉपकीपर की कंप्लेंट की, और मैंने कहा कि सर बताइए, ये व्यक्ति आज एक 15-16 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है। मैं तो खैर पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं कि ये चीज 140 की 180 में नहीं बिकनी चाहिए। अगर कोई अनपढ़ इंसान है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके साथ ये क्या बर्ताव करते होंगे? उनको तो ये 5 रुपए का सामान 50 रुपए में बेच दे, फिर भी उनको नहीं पता चल पाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी कंप्लेंट को नोट किया गया, एंड विद इन 15 डेज उस शॉपकीपर के खिलाफ एक्शन लिए गए। शॉपकीपर आके मेरे सामने हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था कि भाई कंप्लेंट अपनी विथड्रॉ कर लो। हमने कहा नहीं भाई, आप बिजनेस करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके बिजनेस करने से, लेकिन बिजनेस में आप इतने बेईमान और इतने लालची मत बन जाइए कि आप
कंज्यूमर के अधिकारों का उल्लंघन करिए। और जब भी किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो अमृत राय का खून खौल जाता है, और जब मेरा खून खौलता है तो भाई उसका हिसाब मैं बराबर करके रहूंगा। तो मैंने कंप्लेंट विड्रॉ नहीं की, मैंने कहा भाई भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने भुगता उस चीज को। अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं तो प्लीज डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। आप ये मत सोचो कि भाई हमसे 5 रुपए कमा के वो क्या कर लेगा, वो आपसे 5 रुपए कमा रहा है, हो सकता है बाकी लोगों से वो 20 रुपए कमा रहा होगा, और जोड़ के देखिए अगर वो 100 लोगों से 20 रुपए कमा रहा है रोज, तो अनर्गल कितनी कमाई कर रहा है। भाई तुम कमाओ, मुझे तुम्हारी कमाई से दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इलीगल इनकम मत करो ना। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करके आप अपना पेट मत भरिए ना, अपना जेब मत भरिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तो नहीं सुनेंगे। और आपको भी एज ए स्टूडेंट इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी शॉपकीपर एमआरपी से ज्यादा में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी कंप्लेंट करो। अगर नहीं हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए फोरम बनाए गए हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जाके अपनी अपील करिए। इस चैप्टर में आप पूरा सीखने वाले हो, और मेरे साथ अगर सीखने वाले हो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं पर्सनली सोशल साइंस से बहुत मोहब्बत करता हूं, क्योंकि पता है मेरी एक आदत है, जिसको सब लोग दरकिनार कर देते हैं ना, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। मतलब जिसको कोई प्यारा नहीं है, मतलब जिससे कोई प्यार नहीं करता है, उससे अमृत राय प्यार करता है। तो इस सोशल साइंस सब्जेक्ट से मैंने बहुत प्यार किया। और जब मैं क्लास 10 में सोशल साइंस की बुक लेके क्लास में बैठ के पढ़ा करता था बड़ा ध्यान से, तो मेरी क्लास में मजाक उड़ाया करते थे कि यार यार पागल है क्या, इतने देर में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, सोशल साइंस के कुछ चीजें याद कर लेता, या केमिकल रिएक्शंस बैलेंसिंग सीख लेता, बायोलॉजी याद कर लेता। क्या सोशल साइंस के पीछे पड़े हुए, तो कहानी है, आराम से लिख दोगे। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये सोशल साइंस केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, सोशल साइंस एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो आपको समाज से लड़ने की ताकत देता है, जो आपको समाज में अपना अस्तित्व बरकरार रखने की ताकत देता है। ट्रस्ट मी, इस सोशल साइंस को आप उसी फीलिंग के साथ पढ़ने वाले हो जिस फीलिंग के साथ हमने पढ़ा। मैं आपको सोशल साइंस में एक मास्टरपीस स्ट्रेटजी बताने के लिए भी बोला था, तो मैं वो भी बता देता हूं। देखिए सोशल साइंस में सबसे पहले आपको रोट लर्निंग नहीं करना है भाई, रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे अगर इस सब्जेक्ट को तो रटते रटते मर जाओगे और चीजें याद नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए केवल सोशल साइंस नहीं, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, हिंदी भी है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सोशल साइंस में अगर आप रोट लर्निंग करोगे तो यहां तो भाई चले जाओगे। व्हाट यू हैव टू डू, कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी नो डाउट, जैसे डेट आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टर्स के नेम आपको याद करने पड़ेंगे, बट आप कोशिश करो कि हर एक चीज को स्टोरी के फॉर्म में याद रख पाओ, कहानी। और मैं आपको कहानी के फॉर्म में याद करा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो, बस जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे चीजें करते रहना। दूसरी चीज जो सोशल साइंस में बच्चे अक्सर लैक करते हैं वो होता है, आता तो सब है सर, पूरी कहानी याद है, लेकिन लिखे कैसे। तो लिखने के लिए बाबू राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। हम क्वेश्चंस आपको देंगे, लाइव आके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस में हर चैप्टर के खत्म होने के बाद 2 4 5 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसको मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग्स डालनी है, ठीक है, और किस सीक्वेंस में आपको लिखना है। तीसरी चीज, आपको डेट्स भाई इनको लर्न करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डेट्स को याद करना पड़ेगा। अब इसको आप रट के याद करो, कैसे भी याद करो, याद करना पड़ेगा। सारी डेट्स को याद नहीं करना है, बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी हिस्ट्री में, स्पेशली हिस्ट्री में, और सिविक्स में भी थोड़ी हो सकती है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, हम आपको कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको आके ईमानदारी से, लाइव जैसे मैं आऊंगा आपको भी लाइव आना होगा और ईमानदारी से उसको सॉल्व करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के साथ साथ मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता दी कि कैसे आपको सोशल साइंस में पढ़ाई करनी है, किस स्ट्रेटजी का यूज करना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कैसी लगी वीडियो
ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 ऑफ सोशल साइंस के साथ।